तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, विद्या क्वेश्चन बैंक सन 2026 के पेज नंबर 12 पे है एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है हम लोग को। ये 2022-2024 में आ चुका है और 2019 में भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसको आज हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए कितनी आसानी के साथ मैं आपको बताता हूँ। ये सब लिखा है। अब ये देखिए उसका अगला पेज है, आप लोग पेज नंबर 13 विद्या पे देख सकते हैं। ये पूरा कितना आसान है, ये मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा ये पूरा डायग्राम और ये पूरा डेरिवेशन कितना आसान है, ये बहुत ही आसान है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग आपको पता है कि इस तरह की वीडियो बना रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और आपको पता है डेट शीट भी आ चुकी है बोर्ड की। आपका 27 या 28 नहीं 27 फरवरी को आपका बोर्ड का पेपर होना है फिजिक्स का। तो आप लोग को तैयारी कर देनी है जो लोग विद्या के सहारे बैठे हैं। लेकिन विद्या की लैंग्वेज भी लास्ट में समझ में नहीं आती, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग समझने की कोशिश करिए उसको। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम कितना आसानी के साथ समझाया है। आप लोग स्टार्ट समझने की कोशिश करिएगा, बस 1 मिनट। हाँ, सेट हो गया है। थोड़ा सा और आप लोग स्किप कर सकते हैं टाइम। हाँ ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। तो देखिए क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले आपको इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, अगर कोई डायपोल है, डायपोल मतलब द्विध्रुव, द्विध्रुव ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। ठीक, अगर इस पे रखा है प्लस क्यू आवेश और इस पे रखा है माइनस क्यू आवेश, ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर रखे हो, बहुत ही कम दूरी पर रखे हो, 2L दूरी पर रखे हो। ये 2L दूरी बहुत ही कम है इन दोनों के बीच में, एक प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में। और ये दोनों अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू के परिमाण समान होने चाहिए। तो आप लोग सिर्फ ये याद रखिए Q×2L, इसका नाम होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग को पता क्या करना है, कोई द्विध्रुव रखा है, उसके अक्षीय स्थिति सबसे पहले जान लेते हैं। अक्षीय स्थिति क्या होती है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर नीचे की स्थिति को कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर या इस लाइन के इधर, ये क्या कहलाती है, अक्षीय स्थिति। तो इस लाइन के इधर किसी बिंदु, कोई बिंदु P ले लेते हैं और इस द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या लिखा है, देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ये क्या है, ए बी, ये वाला, ये द्विध्रुव ए और ये बी है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसमें प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित है। ठीक, ये एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ये एक माइनस क्यू आवेश रखा है। ये 2L, पूरी दूरी 2L है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2L है। तो आधी आधी, ये बिंदु अगर मध्य बिंदु है तो इसको दो भागों में जब बांटा जाएगा तो ये इतना L हो जाएगा और ये इतना L हो जाएगा। क्लियर है, तो क्योंकि पूरी दूरी 2L है तो ये इतना L हो गया, ये इतना L हो गया, ये बीचों बीच में है। ठीक, आगे क्या है लिखते हैं, द्विध्रुव की अक्ष पर, मतलब अक्ष पर कि इसी इधर किसी लाइन पे या फिर आप इधर भी किसी लाइन पे, क्योंकि किताब में इधर लाइन पे रहता है इसीलिए इधर माना है। ऊपर नीचे किसी बिंदु पर अगर ज्ञात करना होता तो उसको निरक्षीय स्थिति, जो कि हमारा अगला वाला टॉपिक होगा। तो द्विध्रुव के किसी अक्ष के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के किसी अक्ष के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक स्थित प्रेक्षण बिंदु P है। मतलब O से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो देखिए O से, ये O है, बिंदु O है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ठीक, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2। ये क्या लिखा है आप समझिएगा,
आपको ये तो पढ़ते हुए पता चल ही गया होगा कि प्लस क्यू से पिछले दोनों डेरिवेशन में बताया गया कि प्लस क्यू से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तीव्रता की दिशा, वो बाहर की ओर होती है, दूर। अगर प्लस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पर आपसे पूछा है ये कोई बिंदु है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दिशा इस आवेश से दूर होगी, इस आवेश से दूर, दूर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक, तो ये प्लस क्यू है। प्लस क्यू से हमने क्या माना है? ये माना E1। तो प्लस क्यू से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये देखिए माना गया है, ये क्या है? E1। ठीक, यह E1 माना गया है, ये दिख रहा होगा E1। और E2 किससे माना गया? माइनस क्यू से कितना है? E2 है। तो आपको ये भी पता होगा माइनस क्यू अगर आवेश है तो अगर किसी बिंदु P पर पूछा जाए वैद्युत, यहाँ पर इस माइनस क्यू की वजह से बिंदु P वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो उस आवेश की ओर होती है। तो प्लस माइनस क्यू की वजह से इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी उस आवेश की तरफ होगी। ये देखिए ये बन रहा है। ठीक, तो आप लोग समझ गए E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। अब देखिए आगे क्या है? प्लस क्यू से P की दूरी R माइनस, ये कैसे हुआ? प्लस क्यू से थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ये जो एक्स्ट्रा है पहले उसको मिटा लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, साफ साफ दिखे आप लोग को। बस एक मिनट, ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, पूछा भी गया है, तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बिंदास कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और अगर इसके नोट्स भी चाहिए तो आप नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्लस क्यू से P की दूरी, अब प्लस क्यू आवेश से P की दूरी देखिए, अब आप ज़रा ध्यान से लगाइएगा, यहाँ से O से लेके यहाँ P तक की दूरी, ये O से लेके, ये O से लेके P तक की दूरी है, ये कितनी है? R है, R है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे है प्लस क्यू, प्लस क्यू से और O से लेके प्लस क्यू, O से लेके प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? L, ये इतना है L। ठीक है, L ये इतना, ये पूरा है R, ये है इतना L, तो ये कितना हुआ? प्लस क्यू से P की दूरी, मतलब अगर R में से इतना घटा दिया जाए, अगर पूरे R में से इतना हटा दिया जाए, इतना, तो कितना बचेगा? R माइनस L। इसलिए प्लस क्यू से P की दूरी कितनी हुई? ये पूरा था R, इसमें से इतना हटा दो, इतना कैंसिल कर दो, तो R में से क्या घटाया हमने? R माइनस L। ये उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। तो R माइनस L। ठीक, अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखते हैं माइनस क्यू आवेश से उसकी दूरी कितनी है? माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है? तो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ O से लेके P तक की दूरी R है, इसमें इतना और अगर जोड़ दिया जाए, ये इतना है, कितना? L है, ये इतना और जोड़ दिया जाए तो माइनस क्यू से लेके इस P तक की दूरी हो जाएगी। तो ये देखिए R यहाँ तक R है, इसमें L जोड़ दिया जाए तो माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी है? R प्लस L, और प्लस क्यू से P तक की दूरी R माइनस L, और O से P की दूरी। तो उम्मीद है कि डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है आप लोग को, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर देंगे और कि एक बार फिर से बता दीजिए, अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। तो आइए आगे समझते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन कंप्लीट होगा। ये विद्या क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 12 पर है ये सवाल। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को एक चीज़ और पता होना चाहिए, किसी प्लस क्यू आवेश या फिर किसी आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं E1 का मान, इस प्लस क्यू की वजह से E1 कितना है? तो लिखते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू है तो Q/R², Q/R²। लेकिन R क्या है? दूरी है,
उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू बटा आर की जगह पर, दूरी की जगह पर क्या लिख देंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरा लिखते हैं E2। E2 का मान क्या होगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटा, देखिए प्लस क्यू नहीं, माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं लगाते, वो दिशा बताता है कि उसका परिमाण सिर्फ रखते हैं। अब बताइए माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये है समीकरण 2। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिएगा कौन पास है ज़्यादा इस बिंदु के। इस बिंदु के ज़्यादा पास प्लस क्यू है कि ज़्यादा पास माइनस क्यू है, ज़्यादा पास प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू से जो इस बिंदु पर तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी, और माइनस क्यू से जो तीव्रता होगी वो दूर है, क्योंकि आवेश वो कम होगी, जाहिर सी बात है। तो अब क्या करें, बिंदु P पर लिख दे, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर बिंदु P पर दो दिशा में वैद्युत क्षेत्र जा रहे हैं, एक इस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है। तो कुल वैद्युत क्षेत्र, देखिए जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो वो वेक्टर के मान क्या होते हैं, घट जाते हैं। देखिए E1 है ज़्यादा, क्योंकि पास रखा है ज़्यादा उस बिंदु P के, और E2 है कम। और ये दो वेक्टर हैं जो कि विपरीत दिशा में हैं। जब वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो घट जाते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, E1 माइनस E2। ठीक, अब E1 का मान समीकरण 1 से रख देंगे और E2 का मान भी समीकरण 1 से रख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, दूरी कितनी है E1 की वजह से, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये कुल वैद्युत क्षेत्र आ गया बिंदु कहाँ पर, बिंदु P पर। अब देखिए इस पूरे समीकरण में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, और Q भी कॉमन है। तो देखिए कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये मैथ चालू हो गई, फिजिक्स खत्म हो गई, अब मैथ चालू हो गई, कक्षा 8 और कक्षा 7 कक्षा 6 की मैथ चालू हो गई। ठीक, होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हर बराबर है, हर बराबर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है। जब हर बराबर नहीं होता है तो आपको पता है कैंची गुणा करना होता है। कैंची गुणा क्या होता है, इस 1 से इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, और इन दोनों का आपस में गुणा, इसी को कैंची गुणा कहते हैं। ये ऊपर वाली गिनती को इधर से गुणा, इधर वाली को इधर से गुणा, और इन दोनों नीचे हर वाले का आपस में गुणा। तो ये तो इसको अभी नहीं छेड़ना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको छेड़ना ही नहीं है एकदम, एप्सिलॉन नॉट Q। अब कैंची गुणा कर दें, R प्लस 1 के होल स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, R प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर को गुणा करेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ चुका है। देखिएगा आप लोग पेज नंबर 13 पर है डेरिवेशन, और 2024, 22, 19 में आ चुका है। अब आगे का काम चालू करते हैं। देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये तो कॉमन चल ही रहा है, कोई छेड़ने की ज़रूरत है नहीं इसको। तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का, R प्लस एल का होल स्क्वायर और R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ओपन कर दें a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखिएगा विद्या में ऐसे नहीं सॉल्व है, विद्या में डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा -2ab आएगा, लेकिन क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा +2RL। ठीक, और बटे में क्या लगेगा, बटे में सिंपल मैथ है ये, इन दोनों को जब गुणा करेंगे, इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो आ जाता है, ये आप याद रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, -L² का होल स्क्वायर। इस डेरिवेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए +R² माइनस R² +L² माइनस L², ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए क्या आएगा 1/4πε0 Q, और इधर क्या बचा, इधर बचा है 4RL बटे में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? एकदम क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि उम्मीद मिले कि और वीडियो बनाना है। तो क्वालिटी कैसी है, समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आगे अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताइए, ठीक, चलिए चलते हैं अपने डायग्राम पे, डायग्राम पे चलते हैं एक बार। ये जो L दूरी होती है ये बहुत ही कम होती है, ये जो L दूरी होती है बहुत ही कम होती है, और ये R दूरी जो है वो हम नाप सकते हैं। ये L दूरी बहुत ही कम है R के कंपैरिजन में। R कुछ दूरी मान लो मीटर में और ये एक mm में है, तो R के कंपैरिजन में L बहुत ही छोटा है। लिख दें जरा इस चीज़ को, R जो है, यहाँ पे पेज कम है तो थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ लिख देते हैं, R बहुत नहीं, गलत हो गया, R छोटा नहीं, R बड़ा है, L छोटा है। एक मिनट इरेज करना पड़ेगा, हाँ ठीक, L छोटा है R से। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, L² जब छोटी चीज़ का और स्क्वायर करेंगे तो और कम होगा, L² बहुत बहुत छोटा होगा किससे, R² से। इसलिए हम क्या करेंगे, L² को टेंस टू 0 मान लेंगे, मतलब नगण्य मान लेंगे, नगण्य 0 के बराबर मान लेंगे, नगण्य। L² को किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर। और खूब ज़्यादा में से अगर R² तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको नाप सकते हैं, L² बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा में से बहुत कम माइनस करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ से साबित हो गई है। तो वो 1/4πε0 Q, और देखिए 4RL बटे में क्या बचा, L² तो 0 के बराबर नगण्य हो गया, R² R⁻² का होल स्क्वायर। एक लाइन और लिख देते हैं, समझ में कहीं ना आए तब, इसलिए एक लाइन और लिख देंगे नीचे। ठीक, तो देखिए 1/4πε0 Q, देखिए इसको छेड़ा ही नहीं है बाहर वाले को, 4RL, ये पाई लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन मेरा आर ऐसे ही रहता है। ये दोनों पावर जब ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ये मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो R की घात कितना हो गया, R की घात 4 हो गया। तो ऊपर देखिए 1R, नीचे 4R, तो 1R कट के 3 हो गया। ठीक, तो अभी क्या आया, 1/4πε0 Q। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, P बराबर क्या होता है, P बराबर आप लोगों ने पढ़ा है अभी, सबसे ऊपर इस पेज के सबसे ऊपर लिखा था P बराबर Q गुणे 2L। ठीक, अब यहाँ पे 4L है, तो एक Q को भी थोड़ा कंसीडर में ले लेते हैं, इसको हमको इस शेप में बनाना है। देखिएगा, ये हटाइए, Q यहाँ पे लिख लेते हैं, इस 4 को लिख लेते हैं 2 × 2 इंटू में क्या है L, और बटे में R⁻3। ठीक, अब देखिएगा Q और 2L, ये 2L और ये वाला Q, ये मिलके क्या बन गए, Q इंटू 2L, ये किसके बराबर है, P डाइपोल मोमेंट, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। तो 1/4πε0, ये हो गया, 2 तो बचा रह गया, लेकिन 2 और Q इंटू 2L की जगह पे क्या लिख देंगे, P बटे में क्या है, R⁻3। देखिए एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। तो इक्वल टू 1/4πε0
क्या ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं इंटू 2p/r3। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। इसी चीज़ को हमको प्रूव करना था। देखिए विद्या में कितनी कठिन लैंग्वेज करके बताई गई है, मैंने आपको एकदम आसान करके बताया है। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे और हेल्प हो सके 2026 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही प्रूव हो चुका है ये। तो हमको अगर एक्सियल पोजीशन मतलब कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी और उससे उस मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस पॉइंट की दूरी पता होनी चाहिए जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो आप लोग न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर लगाइएगा। डेरिवेशन की सीरीज चल रही है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर पिछली वीडियो में दिया गया है। अगली वीडियो में इसके अच्छी स्थिति पर, ये डेरिवेशन था अच्छी स्थिति पर, अगली वीडियो में निरक्षीय स्थिति पर बताया जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की वजह से कितनी होती है। थैंक यू।